नमस्कार, मैं हूं विवेक कुमार, लेक्चरर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग इन गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज सिरोही। आज हम लोग इस क्लास में मैनेजमेंट सब्जेक्ट के लीडरशिप एंड मोटिवेशंस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं लीडरशिप यानी कि नेतृत्व। ठीक है, तो वैसे नेतृत्व का मतलब होता है कि कोई भी संस्था होती है, उस संस्था में बहुत सारे लोग कार्य करते हैं, यानी कि लोगों का समूह कार्य करता है। उन लोगों के समूह को समय समय पर जो भी संस्थान के निर्धारित लक्ष्य है, उन निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन करना, यही कहलाता है नेतृत्व। तो जो भी प्रबंध के मुख्य लोग होते हैं या प्रबंध के जो अधिकारी होते हैं, उन सभी अधिकारियों में या जो भी सुपरमैन, जैसे सुपरविजन का जो कार्य देखते हैं, जो फोरमैन होते हैं, उनमें नेतृत्व का गुण होना अति आवश्यक है। उसके बिना उस संस्था की जो सफलता है, नेतृत्व या लीडरशिप के बिना उसको प्राप्त करना संभव नहीं है। ठीक है, तो प्रत्येक संस्था में कर्मचारियों को कार्य करने हेतु अभिप्रेरित करने के लिए जिन साधनों का प्रयोग किया जाता है, उनमें से एक है, वो है लीडरशिप है। ठीक है, तो जो भी मैनेजमेंट के जो लोग होते हैं, उन सभी में या जो भी संस्था में जो कार्य कर रहे हैं लोग, उन अधिकारियों में लीडरशिप क्वालिटी होना अति आवश्यक है। ठीक है, यदि कर्मचारियों की क्रियाओं का सही ढंग से संचालन किया गया और उनका प्रभावी ढंग से मार्गदर्शन किया गया, तो कोई भी कारण ऐसा नहीं होगा जिसकी वजह से संस्था को असफलता का सामना करना पड़े। जो भी संस्था है, उस संस्था में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, लोगों का समूह काम कर रहे हैं, यदि उनको सही तरीके से उनको काम को समझाया जाए या जो भी वो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, उन एक्टिविटीज़ के लिए समय समय पर उनको यदि गाइडेंस दी जाए, तो निश्चित तौर पर अपने को उस इंडस्ट्री से सफलता मिलने लगेगी। ठीक है, तो इसीलिए एक सामान्य शब्दों में अगर नेतृत्व को अपन डिफाइन करते हैं, तो नेतृत्व से तात्पर्य किसी व्यक्ति के विशेष उस गुण से है जिसके माध्यम से वह अन्य व्यक्तियों या अधीनस्थों का मार्गदर्शन करता है। नेतृत्व का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति अपने अंडर कार्य करने वाले लोगों का समय समय पर मार्गदर्शन करता रहे, जिससे उनको जो भी उनके भौतिक लक्ष्य है, उनको वो सरलता से उनकी पूर्ति हो सके। ठीक है, तो ये थी लीडरशिप होती क्या है। जो उसके बाद में कि लीडरशिप की इम्पोर्टेंस क्या है, कोई इंडस्ट्री होती है, उस इंडस्ट्री में लीडरशिप की क्या इम्पोर्टेंस है। तो आजकल देखने में आ रहा है कि जैसे जैसे संगठनों का विकास होता जा रहा है, उसके प्रबंध की समस्या भी जटिल होती जा रही है। जैसे जैसे इंडस्ट्री होती है, उसमें जब ग्रुप्स बनने जा रहे हैं, संगठन बनते जा रहे हैं, तो वहाँ के मैनेजमेंट को इंडस्ट्री की एक्टिविटी को चलाने में दिक्कत आ रही है। इसलिए जो भी इंडस्ट्री की जो एक्टिविटीज़ होती है, उनको हैंडल करने के लिए जो लोग होते हैं, जो मैनेजमेंट के लोग होते हैं, उनमें लीडरशिप क्वालिटी को देखा जाता है। जब उनका रिक्रूटमेंट किया जाता है, तो उस रिक्रूटमेंट के समय उनमें एक लीडरशिप की क्वालिटी को भी देखा जाता है। ठीक है, प्रत्येक संगठन में जहां निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति के लिए एक से अधिक व्यक्ति कार्य करते हैं, वहां नेतृत्व की आवश्यकता होती है। जहां पर लोगों का समूह कार्य कर रहा होता है, वहां पर लीडरशिप का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, योग्य एवं अनुभवी नेताओं ने विश्व के इतिहास को बनाया है। विश्व के इतिहास में ऐसे बहुत सारे लीडर हुए हैं जिन्होंने जनता को या लोगों को समय समय पर गाइडेंस दी है या उनका मार्गदर्शन किया है। जैसे नेपोलियन बोनापार्ट, विंस्टन चर्चिल, जॉर्ज वॉशिंगटन, महात्मा गांधी, इन सभी ने अपनी लीडरशिप क्वालिटी के द्वारा ही उनकी जनता का मार्गदर्शन उन्होंने किया था। ठीक है, तो अब उनकी आवश्यकता जो है, यानी कि उनका जो महत्व है, तो उन महत्व को यदि पॉइंट वाइज से समझे, तो सबसे पहले कि सामूहिक क्रियाओं का संचालन करने हेतु, यानी कि टू ऑर्गेनाइज ग्रुप एक्टिविटी। अब जो भी इंडस्ट्री होती है, उस इंडस्ट्री में क्या है, लोगों के समूह कार्य करते हैं। अब उन लोगों के समूह के द्वारा जो भी निर्धारित लक्ष्य होते हैं, उन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उनका जो मार्गदर्शन किया जाता है, वही कहलाता है नेतृत्व, यानी कि उस चीज़ की आवश्यकता होती है। क्योंकि जहाँ पर ग्रुप काम करेंगे, वहाँ पर नेतृत्व की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि उन ग्रुपों के द्वारा जो भी कार्य किया जाता है, उन सभी को एक सूत्र में पिरोने का कार्य कौन करता है, जो उनका लीडर होता है, जो उनका नेता होता है। यदि वो
उन सभी क्रियाओं का संचालन उस लीडर के द्वारा नहीं किया गया तो वो सभी ग्रुप अलग अलग तरह से कार्य करेंगे और उससे हो सकता है कि अपनी इंडस्ट्री को असफलता का सामना करना पड़े। ठीक है। दूसरा है सहयोग प्राप्त करने हेतु, टू सिक्योर कोऑपरेशन। अब जो भी एक कुशल नेता होता है, वो कुशल नेता क्या होता है, अपनी एबिलिटी का यूज़ करते हुए जो भी उसके सहयोगी है या उसके अंडर कार्य करने वाले लोग हैं उन सबका वो सहयोग प्राप्त कर सकता है। उनके द्वारा जो भी निर्धारित लक्ष्य है उन निर्धारित लक्ष्यों को वो पूरा करने की कोशिश करता है। और एक जो अच्छा नेता होता है वो उन सभी के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार यानी कि दोस्ती का व्यवहार रखता है, प्रभावी संप्रेषण, उनके बीच में अच्छी तरह से कम्युनिकेशंस करके वहाँ की व्यवस्था को बनाए रखता है। ठीक है। तीसरा है अधिकारी वर्ग को सुविधा प्रदान करने हेतु, टू प्रोवाइड फैसिलिटीज टू द अथॉरिटीज। अब जो भी नेतृत्व की आवश्यकता होती है वो कार्यकारी वर्ग या अधिकारी वर्ग को होती है। ठीक है। अधिकारी वर्ग को आवश्यक सुविधा प्रदान करने हेतु भी नेतृत्व की आवश्यक, यदि उसको कोई फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है तो उसमें लीडरशिप की क्वालिटी होना आवश्यक है। जो नेता होता है, नेता में कुशल संचालन के सभी गुण होने के कारण अनुयायियों में परिश्रम करने की भावना जागृत होता है। अगर उनका जो व्यक्तियों का जो समूह कार्य कर रहे हैं उनका जो नेता होगा, उस नेता में अगर अच्छे गुण होंगे तो उसके अंडर जो कार्य करने वाले लोग हैं उनमें अधिक मेहनत या मन लगाकर कार्य करने की उनमें भावना जागृत होगी, जिससे क्या होगा कि संस्था की जो भी कार्य संचालन हो रहा है उसमें किसी भी तरह की कोई बाधा नहीं आएगी। ठीक है। फोर्थ है अभिप्रेरणा का स्रोत यानी कि सोर्स ऑफ मोटिवेशन। अब जो भी एक लीडरशिप क्वालिटी होती है वो एक तरह से इंस्पायरेशन या प्रेरक शक्ति है। जो लोगों का ग्रुप काम कर रहा है उसके ऊपर जो भी लीडर लगा रखा है उस लीडर में या उस लीडर के कार्यशैली को देखते हुए उसके अंडर कार्य करने वाले लोगों को एक कार्य करने का मोटिवेशन मिलता है। यदि उसमें वो अच्छी एबिलिटी या अच्छे गुण होंगे तो उसके अंडर कार्य करने वाले लोग भी उससे इंस्पायर हो सकेंगे। ठीक है। प्रबंध वास्तव में अन्य लोगों से काम करने की कला है तथा बिना कुशल नेतृत्व के यह संभव नहीं होता। यही है कि मैनेजमेंट के जो लोग हैं उनका मैनेजमेंट का मुख्य कार्य होता है लोगों से काम करवाना। इसके साथ ही उनमें यदि उनमें लीडरशिप की क्वालिटी नहीं है तो ये जो उनका मेन जो दूसरों से काम करवाने की जो एबिलिटी होनी है वो उसके बिना पूरी नहीं हो सकती। ठीक है। फिफ्थ है औपचारिक तथा अनौपचारिक संगठन में एकीकृत। अब जो एक कुशल नेतृत्व होता है, कुशल नेता होता है, वो संस्था के औपचारिक संगठन तथा कर्मचारियों के अनौपचारिक संगठन के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाए रखता है और उनके सहयोग से इंडस्ट्री के जो भी लक्ष्य है उन लक्ष्यों को पूरा करने में वो उसकी सहायता करते हैं। ठीक है। तो वो क्या करता है कि जो भी औपचारिक संगठन यानी कि जो मैनेजमेंट के जैसे लोग हैं और अनौपचारिक संगठन के यहाँ कार्य करने वाले लोगों के समूह इन दोनों के बीच में वो कोऑर्डिनेशन स्थापित करता है और उनसे उनकी सहायता करके या उनको सहयोग करने की एक मोटिवेशनल उनको मिलता रहता है उनके द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट है प्रबंधक को सामाजिक प्रक्रिया के रूप में परिवर्तित करने हेतु। अब जो भी एक कुशल नेता होता है वो मैनेजमेंट के द्वारा एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में परिवर्तित हो जाता है। वो उसके अंडर जितने भी लोग कार्य करते हैं उन सभी को एक साथ मिलकर कार्य करवाने की कला होती है और वो उनको सबको एक साथ लेकर चलने की एक कला है। जो नेतृत्व जो भी अच्छा कुशल नेतृत्व होता है वो उन सबको एक साथ लेकर चलने की कोशिश करता है। ठीक है। प्रबंधक अपने मार्गदर्शन और सहयोग से ही कर्मचारियों को निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति की ओर अग्रसर करते हैं। यानी कि जो भी मैनेजमेंट के जो लोग होते हैं वो उनके समय समय पर उनका मार्गदर्शन करेंगे और उनका सहयोग करने से ही अपने जो भी भौतिक लक्ष्य हो रखे हैं वो अपने को पूरे समय पर पूरे हो सकते हैं। कुशल नेतृत्व से जब कर्मचारी अपने व्यक्तिगत हितों का बलिदान करके संस्था के हितों की रक्षा करने को तत्पर हो जाते हैं तो प्रबंधक भी कर्मचारियों की आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने के लिए सहस्थ। अब मैनेजमेंट के जो लोग होते हैं वो देखते हैं कि यदि कोई कर्मचारी उसके खुद को बेनिफिट को नहीं देखते, वो संस्था का हित देखते हैं, तो मैनेजमेंट की तरफ से भी उनको आवश्यक सुविधाएं समय समय पर प्रदान की जाती है या उनको देने के लिए वो तैयार हो जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है व्यवसाय की सफलता हेतु ग्रह। अब इसमें जो भी लीडरशिप की लिए क्वालिटी होती है
वो एक तरह से एक व्यावसायिक उपक्रम की सफलता और असफलता को निश्चित करती है कि जो भी आपकी इंडस्ट्री है वो सफल होगा या असफल होगा, वो डिपेंड करता है कि क्वालिटी जो अपना नेता है उसमें किस प्रकार की क्वालिटी बनी हुई है। तो इन सभी को अगर देखते हैं तो कोई भी व्यवसाय होती है, कोई भी बिजनेस होता है, कोई भी इंडस्ट्री होती है, उस इंडस्ट्री को सफल होने के लिए जो उनका नेता है उसमें कुशल नेतृत्व का होना आवश्यक है। ठीक है, यही थे उनकी इम्पोर्टेंस कि कुशल नेतृत्व या नेतृत्व की क्या आवश्यकता है। अब जो भी लीडर होता है उस लीडर में ऐसे क्या क्या गुण होने चाहिए जो उस इंडस्ट्री को सफलता दिला सके। तो यदि लीडर की अपन क्वालिटीज़ की बात करते हैं तो सबसे पहले जैसे अपन देखते हैं निर्णायकता, डेसिवनेस, यानी कि जो भी लीडर होता है उस लीडर की जो निर्णय लेने की क्षमता होती है वो कहलाती है निर्णायकता। यानी कि कुछ परिस्थितियाँ इंडस्ट्री में जब कार्य करते हैं तो कुछ परिस्थितियाँ ऐसी आ जाती है कि वहाँ पर ऑन द स्पॉट या समय समय पर आपको कुछ डिसीजन लेने पड़ते हैं। उन डिसीजनों में अगर लेट हो जाता है तो उससे इंडस्ट्री को नुकसान हो सकता है। तो जो भी आपका जो नेता होगा उस नेता में एक निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। यदि उनके निर्णय समय पर नहीं ले सकते या उन्होंने कुछ निर्णय ऐसे लिए जिनको असफलता हो सकती है तो उससे क्या होता है पूरी इंडस्ट्री को या सफलता पूरी संस्था को उससे हानि पहुंचने लगती है। ठीक है, तो उसमें क्या है, निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। दूसरा है उत्तरदायित्व। अब कोई भी इंडस्ट्री का जो लीडर होता है उस इंडस्ट्री के लीडर में ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो अपनी जिम्मेदारी को समझ सके, अपनी जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है उस रेस्पॉन्सिबिलिटी से वो दूर नहीं भागना चाहिए या उनसे बचने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उसकी जो भी उसको जिम्मेदारी दे रखी है उसको समय पर उसको पूरा करना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो भी उसको फॉलो कर रहे हैं या उसके जो अनुयायी है, उसके जो अंडर कार्य करने वाले लोग हैं, वो उससे इंस्पायर होते हैं उस चीज़ को देखकर कि जो अपना लीडर है वो अगर कोई समय पर अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर रहा है तो उसके अपने जो उसके अंडर कार्य करते हैं उनको भी पूरे करने की वो कोशिश करते हैं, वो उनकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको भी वो पूरा करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो भी एक लीडरशिप या जो भी कुशल नेतृत्व होता है उसका एक मेन महत्वपूर्ण गुण होता है ये। तो थर्ड क्वालिटी है वो है योग्यता एवं तकनीकी सामर्थ्य। अब एक कुशल जो नेता होता है उसके अंडर जो भी कार्य करने वाले होते हैं, अनुयायी होते हैं या उसके अंडर कार्य करने वाले जो लोगों का समूह होता है उससे अधिक योग्यता और अधिक तकनीकी सामर्थ्य होना चाहिए। जिससे क्या होता है कि उनके अंडर कार्य करने वाले लोगों को या उसके संगठन में यदि कोई समस्या आती है तो उस समस्या को समझकर वो उसका हल उस समय उनको दे सके या उसको प्रस्तुत कर सके। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि वो एक उनका अच्छी तरह से उसके अंडर कार्य करने वाले लोगों का वो मार्गदर्शन कर सकता है। इसके अलावा जो भी नेता होता है उस नेता के अंदर प्रबंधकीय कार्य जैसे कि नियोजन, संगठन, समन्वय, अभिप्रेरणा, नियंत्रण, इन सभी को संपादित करने की भी योग्यता उसमें होनी चाहिए। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि वो उनके अंडर कार्य करने वालों लोगों का समय समय पर मार्गदर्शन कर सकते हैं। यदि उनको उस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं हुआ तो वो उनके अनुयायियों को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे, संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो उनको जो नेता होता है उसमें तकनीकी या आर्थिक, वैज्ञानिक, वित्तीय आदि सभी का उनको नॉलेज होना जरूरी है। फोर्थ है स्फूर्ति एवं सहिष्णुता, विटेलिटी एंड एंड्योरेंस। जो एक कुशल नेता होता है उसमें स्फूर्ति और सहिष्णुता दोनों का होना बहुत आवश्यक है। स्फूर्ति का मतलब वो चैतन्य हो, वो सजगता हो, यानी कि कोई इंडस्ट्री संस्थान होती है उसको आने वाली आपत्तियों, वो कठिनाइयों को वो समझ सके या जो भी उनको भविष्य में जो परिस्थितियाँ होने वाली है उन परिस्थितियों के प्रति वो सजग रहे। दूसरा होता है सहिष्णुता या सहनशीलता। इसका मतलब होता है कि जो भी संकटकालीन परिस्थितियाँ होती हैं उन परिस्थितियों में वो धैर्य के साथ कार्य कर सके। ठीक है, तो एक जो नेता होता है उस नेता में एक तो आने वाली परिस्थितियों के प्रति वो सजग रहना चाहिए और कोई भी उसको आपत्ति या कठिनाई आती है तो उसमें वो धैर्य के साथ वो काम कर सके। सजग व धैर्यवान नेता ही समस्याओं पर के नियंत्रण पर विचार कर सकता है और उनका प्रभावी
समाधान वो ढूंढ सकता है और उसके अंडर कार्य करने वाले अनुयायियों को वो सही तरीके से मार्गदर्शन कर सकता है। ठीक है। जो फिफ्थ है सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी कि आत्मविश्वास। अब एक कुशल नेता होता है, उसमें आत्मविश्वास का होना बहुत आवश्यक है। वह आत्मविश्वास तभी उसमें आएगा जब उसको सेल्फ नॉलेज है, उसको उस चीज़ के बारे में नॉलेज होगा, तभी उसमें वो आत्मविश्वास आ सकता होता है। आत्मविश्वास से क्या होता है कि उसके अंडर जो भी कार्य करते हैं उन लोगों का उस पर विश्वास बढ़ेगा और वो उसमें विश्वास के साथ उनको क्या है सफलता मिलने के चांसेस फिर रहेंगे कि उसके अंडर जो भी व्यक्ति कार्य करते हैं उन व्यक्तियों का वो समूह, यदि जो उनके नेता होता है वो नेता अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ कोई कार्य करता है तो उसका उसमें विश्वास बढ़ने लगता है। ठीक है। तो अनुयायियों का पूर्ण विश्वास प्राप्त करने के लिए नेता में आत्मविश्वास होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो उनके अंडर कार्य करने वाले लोगों का सही तरीके से मार्गदर्शन कर सकते हैं। जो सिक्स्थ है अनुभूति का मतलब ये होता है कि जो भी उसके अंडर जो कार्य करते हैं उन लोगों के वो दृष्टिकोण या उनके हितों या उनके परिस्थितियों को वो समझ सके, उनकी अनुभूति कर सके कि जो भी उसके अंडर लोग कार्य करते हैं उन लोगों को क्या दिक्कत आ रही है, तो उनके फीलिंग्स को वो समझ सके। ठीक है। यदि अनुभूति वाला नेता में गुण नहीं होता तो दूसरे सारे गुण उसके प्रभावहीन हो जाते हैं। इसीलिए अनुभूति का यानी कि वो उसके अंडर कार्य करने वाले लोगों को समझ सके। ठीक है। सेवंथ क्वालिटी है वो है साहस, करेज। अब एक नेता होता है, उस नेता में साहस सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटीज़ होती है कि जो समूह का लोगों के समूह का जो नेता होता है उस नेता में साहस या क्वालिटीज़ होना बहुत आवश्यक होता है। उससे क्या होता है कि जो भी उसके अंडर जो कार्य करने वाले लोग हैं उन लोगों को वो समय समय पर या तो मोटिवेट कर सके, या फिर जो साहस होगा तो उससे क्या होगा वो सही तरीके से निर्णय ले पाएगा, या फिर उनको लागू करने में वो बोले एक फोर्सफुली नहीं तो वो सही तरीके से नियमों को या उनकी जो भी पॉलिसियाँ बनाई है उनको वो सही तरीके से वहाँ पर लागू कर सकता है। और यदि उनमें साहस नहीं होगा वो कमज़ोर पड़ सकता है, जैसे उनको अंडर जो कार्य करने वाले लोग हैं उनको वो बात मना नहीं पाएगा, या जो भी उनके नियम है उन नियमों को वो सही तरीके से उन पर लागू नहीं कर पाएगा। उससे क्या होता है दूसरा कि जो भी अगर साहस वाला नेता नहीं है तो उससे क्या होता है कुछ उसके अंडर कार्य करने वाले लोग ऐसे होते हैं जो चापलूसी एक तरह से करते हैं, तो उनके चंगुल में वो नहीं फंस पाएगा। यदि वो साहसी नेता होगा तो उनकी बातों से उस पर कोई भी उनके प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो जो साहसी नेता होता है वो उसके अंडर कार्य करने वालों का अनुसरण बिना किसी डर के कर सकता है। उनकी जो भी क्रियाएं हो रही है उन क्रियाओं को बिना किसी डर के वो संपादित कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वालिटी है वो है संप्रेषण की योग्यता, यानी एबिलिटी टू कम्युनिटी। एक नेता होता है उसका मुख्य कार्य क्या होता है कि जो उसके अनुयायी है या दूसरे व्यक्तियों को सूचनाओं, आदेशों या विचारों का एक दूसरे के बीच में संप्रेषण करना होता है, यानी कि उनको कम्युनिकेट करना होता है। तो जो भी मुख्य नेता होगा या जो भी नेता होता है उस नेता में कम्युनिकेशन स्किल या तो उसकी अच्छी होनी चाहिए, जिससे वो क्या है वो उनके अंडर कार्य करने वाले या उनके सीनियरों को वो उनके साथ कम्युनिकेट कर पाए। ठीक है। उसमें अनुयायियों को मुख्यतः निर्देश देने होते हैं उसको, या फिर सामान्य जनता को जो आवश्यक सूचनाएं प्रदान करनी होती है तो वो क्वालिटी उसमें होनी चाहिए। नेताओं द्वारा अनुयायियों को निर्देश देना ही पर्याप्त नहीं है, इन निर्देशों का अनुयायियों द्वारा पालन करवाना भी आवश्यक है। अब एक नेता होता है तो उस नेता का यही काम नहीं है कि वो उसके अंडर कार्य करने वाले को निर्देश दे दे, उन निर्देशों को वो समय पर पूरा करवाने या उनकी पालना करवाने की भी उनकी एबिलिटी उसमें होनी चाहिए। ठीक है। तो ये था संप्रेषण की योग्यता। जो नेक्स्ट क्वालिटी है प्रेरित करने की योग्यता, यानी कि जो भी नेता होता है उस नेता को उसके अंडर कार्य करने वाले जो लोग हैं उन लोगों को वो कार्य के प्रति प्रेरित करने की उसमें योग्यता होनी चाहिए। योग्य एवं अनुभवी नेता
जो निर्धारित लक्ष्य होते हैं उन निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु जो अनुयायियों की रुचियों, विचारों, भावनाओं, आवश्यकताओं, उन सभी की वो स्टडी करके उनके अनुयायियों का वो आवश्यक मार्गदर्शन करता है, जिससे क्या होता है कि जो भी उनके निर्धारित लक्ष्य है वो निर्धारित लक्ष्य को सरलता से वो प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो जो नेता होता है उसमें उसके अंडर कार्य करने वाले लोगों को इंस्पायर या मोटिवेट करने की क्वालिटी उसमें होनी चाहिए। नेक्स्ट है मानसिक क्षमता, मेंटल कैपेसिटी, कि जो भी कुशल नेता होता है उस कुशल नेता का जो विकसित मानसिक क्षमता का उसका होना आवश्यक होता है। उससे क्या होता है कि यदि नेता का मस्तिष्क लोचशील और सक्षम होना चाहिए कि वह अपनी परिस्थितियों के अनुसार अपने विचारों में परिवर्तन कर ले, और ऐसा नेता कभी सफल सिद्ध नहीं हो सकता जो एक तरह से अपन कहते हैं कि लकीर का फकीर होता है, कि जो क्या रियल में अभी कंडीशंस क्या है उस कंडीशंस के हिसाब से यदि वो अपने डिसीजन ले सकता है या उसका उस परिस्थितियों के अनुसार उसका दिमाग अगर काम करने लगता है, तब तो वो संस्था या उसके अंडर जो भी कार्य करने वाले लोग हैं उनके द्वारा वो सफल निर्धारित लक्ष्य पूरे हो सकेंगे। और यदि उसमें मेंटल कैपेसिटी यानी कि वो परिस्थितियों के अनुसार ढलने की उसमें एबिलिटी नहीं होगी तो निर्धारित लक्ष्य वो पूरे नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इन सभी के अलावा जो भी नेता होता है, जो लीडर होता है, उस लीडर के अंदर कुछ क्वालिटी और भी होनी चाहिए, जैसे है सम्मान, कि वो सबका सम्मान करने वाला होगा, हास्य नेचर वाला होना चाहिए, सभी लोगों के प्रति उसका स्नेह होना चाहिए, प्रयत्नशीलता यानी कि वो किसी भी कार्य को करने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहना चाहिए, रुचि उसकी कार्यों को करने में उसकी रुचि रहनी चाहिए, प्रभावशीलता, वो अपने कार्य को प्रभावशीलता के साथ संपूर्ण कर सकेगा, दूसरों के जो उसके अंडर कार्य करने वाले लोगों के रेस्पेक्ट में वो अपने कार्य को प्रभाव के साथ कंप्लीट कर सकते। पहलपन यानी कि कोई अगर उसको अच्छी सजेशंस मिल रहे हैं तो वो उसको इनिशिएट कर सके, वो पहल कर सके। संगठन दक्षता यानी कि सभी को एक साथ लेके चलने की भी उसमें क्वालिटी होनी चाहिए। लोगों को समझने की शक्ति, स्वाभिमानी शक्ति, व्यक्तित्व, चाल चलन, तो ये कुछ एक्स्ट्रा गुण भी है जो एक नेता में होने आवश्यक है। ठीक है, तो ये था कि लीडरशिप में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। इसके बाद में है मोटिवेशन, अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा का वैसे मतलब होता है कि जो भी इंडस्ट्री है उस इंडस्ट्री के जो निर्धारित लक्ष्य है उन निर्धारित लक्ष्य को मानव शक्ति यानी कि जो लोगों का समूह है उन लोगों के समूह को प्रेरित करते हुए, उनको इंस्पायर करते हुए, उनको मोटिवेट करते हुए उनके द्वारा कार्य को लेना, या जो मैनेजमेंट होते हैं उन मैनेजमेंट का एक कार्य होता है, जैसे मोटिवेशन भी उनका मुख्य कार्य होता है कि जो भी उनके निर्धारित लक्ष्य है उन निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो भी लोगों का समूह है उन लोगों के समूह को वो समय समय पर क्या होकर प्रेरित करते रहे, उनको मोटिवेट करते रहे। ठीक है, तो एक तरह से कह सकते हैं कि अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया है जो कर्मचारियों को प्रेरित करती है, प्रोत्साहित करती है तथा वांछित दिशाओं की ओर ले जाती है। तो एक तरह से जो मोटिवेशन है वो एक तरह की एक मैनेजमेंट का मुख्य कार्य है जो कर्मचारियों को मोटिवेट करती है, उनको प्रोत्साहित करती है और जो भी उनके निर्धारित लक्ष्य है उन निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए वो मार्गदर्शन उनका करते रहते हैं। ठीक है, अब जो भी परंपरागत प्रबंध के अंतर्गत कर्मचारियों की इच्छाओं, भावनाओं, अभिलाषों आदि को कोई महत्व नहीं दिया जाता था। कर्मचारी को उत्पादन के अन्य साधनों के समान केवल एक साधन माना जाता था जिससे श्रम को व्यय की भांति क्रय किया जा सकता था। अब जो अपना परंपरागत प्रबंध जो चलता आ रहा है उसमें कि जो भी कर्मचारी थी उनकी इच्छाओं, भावनाओं का कोई महत्व नहीं था। उनको एक तरह से जैसे जिस तरह से इंडस्ट्री में मशीन काम करती है उसी तरह से उसको भी एक साधन समझा जाता था जो कि जब ज़रूरत होगी तो उससे काम ले लेंगे और ज़रूरत नहीं है तो उसको निकाल देंगे। तो ये लेकिन उसके समय के बाद में जैसे ही वैज्ञानिक प्रबंध आया तो उन्होंने कर्मचारियों की इच्छाओं, भावनाओं को समझा, उन पर ध्यान दिया और उससे क्या होता है कि उन लोगों ने या मैनेजमेंट के लोगों ने ये रियलाइज़ किया कि अपने अंदर जो कार्य करने वाले जो समूह संगठन जो कार्य करता है उस संगठन को एक तरह से स्थायित्व का या इंडस्ट्री का ही उसको भाग माने और उनको समय समय पर उनको प्रेरित करें, मोटिवेट करने के लिए, चाहे वो उसको वित्तीय लाभ दे या उनको कोई सुविधा देकर भी उनको मोटिवेट
कर सकते थे। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने करके कि जो भी संस्थान के जो भी निर्धारित लक्ष्य होते हैं उन निर्धारित लक्ष्यों को वो समय समय पर उनको मोटिवेट करके या प्रेरित करके उनको पूरा किया जा सकता है। ठीक है, तो इसीलिए जो साइंटिफिक मैनेजमेंट का जो जन्मदाता अपन कहते हैं जो कि टेलर है, तो उन्होंने तो अभिप्रेरणा के महत्व को स्वीकार किया था और उन्होंने क्या हुआ था, प्रेरणात्मक मजदूरी पद्धति को बल दिया था कि जो भी मजदूर अच्छा कार्य करेगा उसको अलग से यानी कि प्रेरणात्मक मजदूरी उसको दी जानी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा कि जो भी जो मोटिवेशन का जो कार्य होता है उसको यदि समझना होता है तो इसमें दो पार्ट होते हैं। एक तो कार्य करने की क्षमता, कि एक तो कोई व्यक्ति होता है, उस व्यक्ति की कैपेसिटी होती है कि वो कितना काम कर सकता है। दूसरा होता है कार्य करने की इच्छा। अब कोई व्यक्ति कार्य करने में सक्षम है लेकिन यदि उसका कार्य करने में रुचि नहीं है, उसका मन नहीं है, तो वो उसकी एबिलिटी के अनुसार वो कार्य नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए उसको कार्य को करवाने के लिए उसमें उस एबिलिटी को जगाना, एक तरह से उसको कहते हैं कि उसको मोटिवेट करना बहुत आवश्यक है कि जिस व्यक्ति में जो भी योग्यता है उस पूरी योग्यता के साथ वो वहाँ पर कार्य कर सके। इसीलिए उनको समय समय पर मोटिवेट करना बहुत आवश्यक है। ठीक है, अब जो मोटिवेशन की जो आवश्यकता होती है वो जैसे निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु, यानी कि संस्था के जो भी निर्धारित लक्ष्य है उन निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए उनको क्या है, समय समय पर उनको मोटिवेट करने की आवश्यकता होती है, उनको प्रेरित करने की आवश्यकता होती है। सेकेंड है कर्मचारियों का सहयोग प्राप्त करने हेतु। अब कोई भी मैनेजमेंट के लोग होते हैं, उन मैनेजमेंट के लोगों का मुख्य कार्य होता है कि उसके अंडर कार्य करने वाले लोग, उसके अंडर जो कार्य कर रहे हैं उनके द्वारा भौतिक लक्ष्यों को पूरा करना। अब ये वो क्या करते हैं कि कर्मचारियों को मोटिवेट करते हुए वो उनके अधिकारियों की तो सहायता करेंगे ही करेंगे, साथ में ही वो उनके जो साथी है उनका भी सहयोग, वो व्यवहार या उनका सहयोग वो समय समय पर करते रहते हैं। तो जो मोटिवेशन से क्या होता है, दूसरा क्या होता है कि कर्मचारियों को वो सहयोग की भावना उसमें जागने लगती है। थर्ड है कर्मचारियों के मनोबल में वृद्धि करने हेतु। अब वही कि कोई व्यक्ति होता है, वो व्यक्ति कार्य करने में तो सक्षम होता है परंतु ज़रूरी नहीं है कि जो उसमें एबिलिटी है, जो क्वालिटी है, उस पूरी क्वालिटी के साथ या पूरी इफ़िशियंसी के साथ वो कार्य करे। तो इसके लिए क्या है कि उसके मनोबल को बढ़ाने के लिए उनको मोटिवेट करने की आवश्यकता होती है। मानवीय संबंधों की स्थापना हेतु, टू एस्टेब्लिश ह्यूमन रिलेशन। अब जो भी वैज्ञानिक प्रबंध यानी साइंटिफिक मैनेजमेंट है उसके साथ साथ में क्या है, जो लोगों के या मानवीय संबंधों की स्थापना होनी आवश्यक है और लोगों के बीच में भाईचारे का कहो या दोस्ती का व्यवहार उनमें बना रखना आवश्यक है। ठीक है, तो जो इंस्पायरेशन का जो कार्य होता है वो क्या करते हैं, मानवीय संबंध यानी कि आपस में लोगों के संबंध को बनाने पर भी वो जोर देती है। उससे क्या होता है कि लोग आपस में मिलकर कार्य करने के लिए प्रेरित होते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मानवीय साधनों का सदुपयोग करने हेतु। अब जो भी वहाँ पर वर्कमैन काम कर रहे हैं या जो भी फोर्स काम कर रही है उन फोर्स का या उनका पूरा से पूरा यूटिलाइजेशन हो, इसीलिए उनको मोटिवेट करने की आवश्यकता होती है। जो अभिप्रेरित कर्मचारी होता है यानी कि जो मोटिवेट हो चुका होता है वो व्यक्ति अपनी पूर्ण योग्यता और क्षमता से कार्य करता है, जिससे क्या होता है कि उनके संस्थान के जो भी लक्ष्य हैं वो लक्ष्य समय पर पूरे हो सकते हैं। नेक्स्ट है कार्य के प्रति रुचि जागृत करने हेतु, कि जो भी लोग कार्य करते हैं उन कार्य करने की क्षमता और कार्य करने की इच्छा। एक तो क्या होता है कि कोई व्यक्ति कोई कार्य कर सकता है, दूसरा जो कर सकता है उसी के अनुसार वो कार्य करे, तो लोगों में कार्य करने की क्षमता के अनुसार उसमें कार्य करने की इच्छा को जागृत करना बहुत आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट है अच्छे श्रम संबंधों के निर्माण हेतु, टू फॉर्म बेटर लेबर रिलेशन। जो कर्मचारियों को आवश्यक प्रेरणाएं प्रदान करने से जो श्रम संबंधों का निर्माण किया जा सकता है, यानी कि जो भी उनके अंडर कार्य करने वाले लेबर है उनको यदि समय समय पर जो प्रेरित करेंगे, प्रेरित चाहे प्रेरणात्मक मजदूरी देकर भी किए जा सकते हैं, तो उससे क्या होता है कि वो वर्कर इंडस्ट्री को अपना समझकर कार्य करने लगेगा और वो अपनी पूरी इफ़िशियंसी के साथ वहाँ कार्य करेंगे, जिससे क्या होता है कि वहाँ उस इंडस्ट्री में श्रम संबंध अच्छे बनने लगते हुए। ठीक है, नेक्स्ट है
कॉमन है कि कर्मचारियों को सामाजिक, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक सभी प्रकार की आवश्यकताओं की संतुष्टि प्रदान करने हेतु वित्तीय एवं अवित्तीय प्रेरणाएं दी जानी आवश्यक है। कि इंडस्ट्री में जो भी लोग कार्य करते हैं उन कार्यों के बदले में उनको समय समय पर या तो वित्तीय या उनको अवित्तीय यानी कि उनको कोई सुविधा देकर भी उनको प्रेरित किया जा सकता है। ठीक है, तो ये था मोटिवेशंस के मोटिवेशंस क्या होता है और मोटिवेशंस की क्या आवश्यकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अपन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को, कार्मिक विभाग को अपन पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद।